इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट का एरर एनालिसिस। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि जो मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट हमने उनको बताया था उसमें एरर एनालिसिस नहीं है, तो उस समय वीडियो लंबा ना हो जाए इसके कारण मैंने वहाँ पे एरर एनालिसिस आप लोगों को नहीं बताया था। और वो पूरा एक्सपेरिमेंट, हालांकि एक्सपेरिमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से बताया गया था एक्सपेरिमेंट फाइल के साथ, और आपने उसको काफ़ी पसंद भी किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए आज हम इसका अलग से एरर एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग जाके वो मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट जो है, जिसमें हमने एक वायर का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट किया है मैक्सवेल नीडल डायनामिकल मेथड से, उसको पहले देख लीजिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एरर एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहीं से पूरा का पूरा एरर एनालिसिस अच्छे से समझा दिया जाए। जहां ज़रूरत पड़ेगा मैं पिछले वीडियो का क्लिप यूज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें जो हम लोग मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट में जो ईटा निकालते हैं, ईटा यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए गिवन वायर, हमें एक वायर दिया गया रहता है, उसी वायर का हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एल ms माइनस एम एच एल स्क्वायर बाई r⁴ t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। अब इसमें क्रम से जल्दी से हम लोग एक एक टर्म देख लेते हैं। 2 पाई आप लोग जानते हैं, l जो होता है वो जो आपको वायर दिया गया है उस वायर का लंबाई होता है। और मैक्सवेल नीडल में आपको पता है 2 सॉलिड और 2 हॉलो सिलेंडर का यूज करते हैं। तो ms4 जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मास है, और mh4 जो हॉलो सिलेंडर है उसका मास है। और जो l स्क्वायर l है वो l उस मैक्सवेल नीडल की लंबाई, उस मैक्सवेल नीडल की लंबाई है। और R जो है वो जो वायर आपको दिया गया है जिससे मैक्सवेल नीडल लटकता रहता है उस वायर की त्रिज्या है, रेडियस है। t2 स्क्वायर क्या है? टाइम पीरियड है, जब सॉलिड सिलेंडर बाहर की ओर होता है और हॉलो सिलेंडर अंदर की ओर मिडिल में होता है। t1 क्या है? t1 भी टाइम पीरियड है, जब हॉलो सिलेंडर बाहर की ओर होता है और सॉलिड सिलेंडर अंदर की ओर होता है, तब हम लोग जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं उस मैक्सवेल नीडल का वो है। ठीक है, अब हम लोग इसके एरर एनालिसिस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एरर एनालिसिस के लिए इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे वेरियस मेथड के द्वारा। तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले अगर कोई फॉर्मूला इस प्रकार से जटिल है और उसमें बहुत सारे टर्म्स हैं तो आप लॉग ले लीजिए। फिर लॉग लेने के बाद हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेंगे लॉग तो इधर हो जाएगा लॉग ईटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिएगा 2 पाई एक साथ रखिए, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग 2 पाई। फिर उसके बाद आप पूरे का लॉग ले रहे हैं ना, जैसे एक मिनट में यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए आप लॉग ईटा इज इक्वल टू, इस साइड आप ले रहे हैं लॉग, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है 2 पाई एल, यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर माइनस मास ऑफ हॉलो सिलेंडर एल स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे है r⁴ t2 स्क्वायर एंड माइनस t1 स्क्वायर। तो अब जब आप इसको लॉग का फॉर्मूला लगा के ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग 2 पाई, फिर यहाँ पे ये देखिए इसके लिए प्लस, क्योंकि log a इंटू बी यानी log a प्लस log b। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log l हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ms माइनस mh को एक साथ लीजिए तो ये हो जाएगा log, यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर माइनस मास ऑफ हॉलो सिलेंडर एक साथ रखिए। फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए l स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, ट्वाइस log यहाँ पे हो जाएगा l। अब यहाँ पे जो बटे में जो भाग है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, अब उस पर आ जाइए। तो उसके लिए तो फिर log a बाई बी क्या होता है फॉर्मूला, log a माइनस log b। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए r⁴ है तो इसका 4 पहले आ जाएगा, 4 log यहाँ पे हो जाएगा r। दूसरा टर्म बचा ये वाला, तो माइनस इसके लिए log इन ब्रैकेट ये हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग फॉर मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये लॉग ईटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ईटा बाई ईटा इज इक्वल टू, अब देखिए log 2 पाई, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। L क्या है, L वायर की लंबाई, तो वायर की लंबाई को तो हम लोग नॉर्मल स्केल से मेज़र करते हैं, यानी ये एक वेरिएबल टर्म है एक्सपेरिमेंट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा L बाई L हो जाएगा log L का, प्लस अब देखिए ये मास ऑफ हॉलो सिलेंडर माइनस मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर माइनस मास ऑफ हॉलो सिलेंडर, पूरे एक्सपेरिमेंट में ये भी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हम सिलेंडर का मास इस एक्सपेरिमेंट में नहीं मेजर कर सकते कि उसमें कोई वेरिएशन आएगा, वो एक फिक्स वैल्यू है, एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू रहता है, तो उसको इसका भी डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान कांस्टेंट बना रहता है। प्लस यहाँ पे L क्या है, मैक्सवेल नीडल की लंबाई, तो उसको तो हम लोग एक नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, तो ये ट्वाइस इंटू ये हो जाएगा डेल्टा L बाई कैपिटल L माइनस यहाँ पे 4, एक मिनट, हम लोग यहाँ मैक्सिमम एरर के लिए निकाल रहे हैं, तो जब हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं तो अब इसके बाद आप जो भी स्टेप करेंगे पूरे टर्म में कहीं भी माइनस नहीं रहेगा, सब प्लस रहेगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए हम हर जगह प्लस कर देंगे कि देखना चाहते हैं कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा, माइनस का मतलब वो उतना पार्ट उसको सेपरेट करके एरर को मिनिमाइज करेगा, तो हम लोग मैक्सिमम एरर का मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं, तो माइनस वाले को प्लस हमेशा कर दिया जाता है। इसके बाद से फिर वहां पे ये हो जाएगा डेल्टा R बाई ये हो जाएगा R, अब यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म, इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, और यहाँ पे बटे ये हो जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा डेल्टा ईटा बटे ईटा इज इक्वल टू 0 अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा डेल्टा L बटे L प्लस यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस डेल्टा L बाई L प्लस यहाँ पे 4 डेल्टा R बाई R। अब इसको भी और हम लोग ब्रेक करने वाले हैं, तो अब देखिए ये डेल्टा यानी डिफ्रेंशिएशन अब ये अंदर भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस T2 इंटू डेल्टा T2, यहाँ पे देखिए माइनस आएगा जरूर, लेकिन फिर माइनस हम नहीं लिखेंगे, इस माइनस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा डेल्टा T1 ट्वाइस T1 इंटू डेल्टा T1, ठीक है, ट्वाइस T1 इंटू डेल्टा T1, और बटे में ये जैसे है उसको वैसे ही लिख दीजिए, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, अब यहीं पे रुक जाइए। ये जो T2 है, ये T1 और T2 ये टाइम पीरियड है, दो अलग अलग सिचुएशन में, पर हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं, पहले हम कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीलेशन का टाइम कैलकुलेट करते हैं। यानी आप अगर ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे तो T2 का फार्मूला हमने क्या यूज किया था, T2 का फार्मूला यूज किया था T डैश बाई N। N क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, मान लीजिए हमने 10 ऑक्सीलेशन के लिए किया, तो 10 ऑक्सीलेशन में कितना समय लगा था, वो T डैश, तो इसलिए टाइम पीरियड T2 निकालते वक्त हमने T डैश बाई N कर दिया था। तो अब इसको हमें उसी फॉर्म में करना होगा, क्योंकि T2 हमने डायरेक्ट मेजर नहीं किया है, हमने इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर किया है वो T डैश मेजर किया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से, स्टॉप वॉच से। तो हम लोग उस हर पैरामीटर, हर डाटा को उस फॉर्म में इसमें रखेंगे जिस डाटा को हमने डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। T2 हमने किसी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं किया था, T डैश को मेजर किया था, इसलिए हम इसको इसके मौलिक फॉर्म में ब्रेक करेंगे, तो ये T डैश बाई N हो गया। एंड एक चीज़ और, T1 को भी हमने क्या लिखा था, T1 हमने लिखा था T बाई N, हालांकि हमने इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में T डैश T कर दिया था, वरना एरर एनालिसिस में आप इसको T2 के करेस्पॉन्डिंग स्मॉल t2 और T1 के करेस्पॉन्डिंग स्मॉल t1 करके भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, जो हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट में किया है उसी के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये नोट किया है। अब इन दोनों को भी अलग अलग सॉल्व करिए, ब्रेक करिए, हमें किसका मान चाहिए, डेल्टा T2 और डेल्टा T1 का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लॉग लीजिए, लॉग T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा T डैश माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग
एन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा डेल्टा टी टू बटे टी टू बराबर ये हो जाएगा डेल्टा टी डैश बटे टी डैश, और ये क्या हो जाएगा प्लस ये लॉग एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी हो जाएगा 0। तो देखिए डेल्टा टी टू का मान क्या आ गया, डेल्टा टी टू का मान आ गया डेल्टा टी डैश बटे टी डैश इंटू टी टू। ये इसको हम लोग यहाँ पे ले जाके पुट करेंगे। इसी प्रकार इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा लॉग टी वन इक्वल टू लॉग टी माइनस, इसको या प्लस ही कर दीजिए लॉग एन, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए माइनस नहीं लेंगे, प्लस ही हर जगह लेंगे। ये हो जाएगा डेल्टा टी वन बटे टी वन बराबर ये डेल्टा टी बटे टी प्लस ये हो गया 0। तो डेल्टा टी वन का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू यहाँ पे टी वन आ जाएगा। अब इन दोनों मान को ले जाके हम लोग फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ईटा बाई ईटा इज इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस डेल्टा कैपिटल एल बाई कैपिटल एल प्लस 4 डेल्टा आर बाई स्मॉल आर प्लस यहाँ पे ट्वाइस, अब सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी डैश बटे टी डैश इंटू यहाँ पे टी टू डेल्टा टी, एक मिनट, डेल्टा एल बाई एल ट्वाइस एल, यहाँ पे ट्वाइस हमने कॉमन ले लिया दोनों में, तो यहाँ पे डेल्टा टी डैश बाई टी डैश, और एक T2 पहले ही से था तो दूसरा T2 ये क्या कर देगा, इसका स्क्वायर बना देगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। देखिए ट्वाइस मैंने कॉमन ले लिया है, एक T2 पहले ही से था, एक T2 इसमें आया है, तो ये T2 और ये T2 मिलके इसको T2 स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई यहाँ पे टी, और ट्वाइस कॉमन है, एक T1 पहले ही से यहाँ पे था, एक T1 इसके साथ लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा T1 स्क्वायर, और बटे में जो क्वांटिटी है आप उसको वैसे ही लिखिए T2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे T1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा ईटा बटे ईटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल, ये हो जाएगा ट्वाइस डेल्टा कैपिटल एल बाई एल, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 डेल्टा आर बाई स्मॉल आर प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा डेल्टा टी डैश बाई टी डैश इंटू T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस डेल्टा टी बाई टी इंटू T1 स्क्वायर, और ये बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा T2 प्लस T1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग इसका मान रखेंगे, तो मान रखने के लिए हम इसमें देखिएगा नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा मान रखने जा रहे हैं, तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा ईटा बटे ईटा। अब देखिए डेल्टा एल का मान हम रखने जा रहे हैं। एल क्या है, वायर की लंबाई। वायर के लंबाई को हम लोग कैसे मेजर किए थे, एक नॉर्मल स्केल लेके मेजर किए थे। एक नॉर्मल स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डेल्टा एल का मान लिख दीजिए 0.1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा बटे में एल है, एल लंबाई हमारे वायर की कितनी थी, हमने वायर की लंबाई हमारे 46 सेंटीमीटर आया था, लेकिन हमने उसको 0.46 मीटर में रखा था। तो अब यहाँ से आपके पास 2 रास्ता है, अगर आपने ऊपर का लिस्ट काउंट सेंटीमीटर में रखा है तो नीचे का मान भी आप सेंटीमीटर में रखिए। अगर आप नीचे का मान अगर मीटर में रख देते हैं, जैसे वायर की लंबाई हमने 0.46 मीटर रखा था, आप एरर एनालिसिस मीटर में करना चाहते हैं एमकेएस में, तो फिर ये लिस्ट काउंट जो 0.1 सेंटीमीटर है इसको भी मीटर में करिए, ये हो जाएगा इंटू 10⁻²। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इस प्रकार ऐसा किया जाता है ताकि दोनों हैं उनका जो यूनिट है वो कैंसिल हो सके, यानी ऊपर भी अगर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर, ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर। तो हमारे वायर की लंबाई, चूंकि हमने वो एक्सपेरिमेंट पूरा एमकेएस पद्धति में करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही ईटा का मान निकाला था, तो इसलिए हम इस मान को मीटर में रखना चाहते हैं। तो ऊपर 0.1 लिस्ट काउंट जो सेंटीमीटर में होता है इसको भी मीटर में कर दीजिए प्लस। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मान रखिए ट्वाइस इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल यानी वो मैक्सवेल नीडल की लंबाई। अब लंबाई भी हम लोग नॉर्मल स्केल से मापे थे, तो नॉर्मल स्केल का मान कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदल दीजिए -2 बटे हमारा जो मैक्सवेल नीडल की लंबाई आई थी, कितनी आई थी 0.30 मीटर, 30 सेंटीमीटर था, मीटर में हमने लिख दिया प्लस। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग 4
इंटू डेल्टा आर बाई आर है। तो डेल्टा आर क्या है, वायर का रेडियस मेजर किया गया था। वायर का रेडियस हम लोग स्क्रू गेज से मेजर करते हैं और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में बदलिए तो इंटू 10⁻⁻²। अब बटे ये आर रेडियस को हम लोग मीटर में रखेंगे तो हमारा कितना आया था रेडियस 0.48 इंटू 10⁻⁻³ मीटर आया था। ये हो गया, प्लस ये डाटा पूरा एक्सपेरिमेंट में है, पिछले एक्सपेरिमेंट पे आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आप यहाँ पे चेक कर सकें। अब देखिए प्लस यहाँ पे थोड़ा और डाटा रखना है तो ये जगह नहीं है, मैं बाकी यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ये बाकी टर्म। तो देखिए ट्वाइस, यहाँ पे देखिएगा ये वाला ट्वाइस। अब देखिए मान रखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मान रखे हैं हम लोग ये डेल्टा टी डैश। तो समय तो हमने हमारे समय तो स्टॉप वॉच से मेजर किया था और उसका लिस्ट काउंट 1 सेकेंड ही था, तो 1 बटे अब टी डैश क्या है, आप कोई भी एक डाटा वहाँ पे उठा लीजिए। तो मैं पहला वाला ही ले लेता हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल का, यानी जैसे मान लीजिए इसमें हमने जितने ऑक्सीलेशन में लिया था तो यहाँ पे 53 सेकेंड ले रहा हूँ, ठीक है 53 सेकेंड पहला ही डाटा उठा लेते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग कितना आया था टाइम पीरियड T2, तो टाइम पीरियड उसी के करस्पॉन्डिंग उसी टेबल में टाइम पीरियड है 10.6, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। प्लस अब यहाँ पे देखिए इसका भी डेल्टा टी भी ये उसी स्टॉप वॉच से मापा गया था, तो 1 बटे और इसमें नेक्स्ट डाटा उठा लीजिए ये 34 उठा लीजिए दूसरा, और उसी के करस्पॉन्डिंग जब टाइम पीरियड निकाले थे तो कितना आया था 6.8 आया था, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे ये देखिए ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये जो डाटा है आप कंफ्यूज मत होइएगा, उस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डेल्टा टी डैश वो तो ठीक है, मान लीजिए 1 सेकेंड लिस्ट काउंट था हमारे स्टॉप वॉच का, हमने यूज किया था क्योंकि पॉइंट के बाद वाला डाटा हमने नहीं लिया था समय मापने में। 53 जैसे मान लीजिए जितना भी ऑक्सीलेशन हमने यहाँ पे यूज किया था उस एक्सपेरिमेंट को करने में 5 ऑक्सीलेशन 10 ऑक्सीलेशन जितना भी आप किए रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला डाटा उठा लीजिए, उसी डाटा के करस्पॉन्डिंग इतना समय लगा था, ठीक है टोटल समय। लेकिन जब उसी के करस्पॉन्डिंग हम टाइम पीरियड निकाले थे तो वो यह समय बटे वो ऑक्सीलेशन और वो टाइम पीरियड आया था 10.6, तो ये हो गया। उसी प्रकार दूसरे वाले केस में ये T1 केस में है, जब यानी जब हमारा सॉलिड सिलेंडर अंदर की ओर है और हॉलो सिलेंडर बाहर की ओर है, तो ये उस ऑब्जर्वेशन टेबल से ये वाला डाटा उठाया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो ये आएगा 0.022 प्लस दूसरा टर्म इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0067 प्लस तीसरा टर्म ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा पूरा सॉल्व करने पर 0.0833 प्लस नेक्स्ट ये वाला टर्म सॉल्व करते हैं तो 2 बाहर है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2.1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.36 और बटे में ये देखिए सॉरी यहाँ पे एक बटे वाला टर्म तो मैं भूल ही गया, तो बटे वाला टर्म इसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। बटे में ये कितना आएगा, ये देखिए 10.6 प्लस 6.8 a प्लस बी इंटू a माइनस बी 10.6 माइनस 6.8। ठीक है, ये बटे वाला टर्म था, ये यहाँ पे ये देखिए मान रखते वक्त ये हम लोग इस वाले टर्म को भूल गए थे। तो T1 प्लस T2 इंटू T2 माइनस T1, यहाँ पे ये जो है ये T2 ये T1। तो यहाँ पे अब बटे में ये टर्म इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.4 इंटू 3.8। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और तो देखिए ये पूरा मैं जोड़ देता हूँ, ये तीनों टर्म जोड़ने पे ये और ये वाला टर्म जोड़ने पे आ जाएगा 0.09 ये 22 आएगा प्लस ये ऊपर वाला टर्म आएगा 6.92 और बटे वाला जो टर्म आएगा वो आएगा 66.12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0922 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1046 आएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल 0.1968 आ गया। ये किसका मान आया है, ये आया है डेल्टा ईटा बाई ईटा मैक्सिमम का। तो डेल्टा ईटा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, डेल्टा जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आएगा डेल्टा ईटा में वो आ जाएगा 0.1968 इंटू यहाँ पे ईटा आ जाएगा। तो ईटा का मान कितना आया था 0.1968 और ईटा का मान हमारे एक्सपेरिमेंट में जो आया था
वो आया था 1.47 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.2892 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया डेल्टा ईटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अब जब आप बाद में रिजल्ट मेंशन करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ईटा इज इक्वल टू, ईटा का मान कितना आया था 1.47, अभी ये पावर वाला रहने दीजिए, प्लस एरर कितना आ रहा है 0 पॉइंट, इसको 2 अंकों तक ही सीमित करिए क्योंकि पॉइंट के 2 अंकों तक ही किए हैं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 29 इनटू ये पावर दोनों में है 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो मैक्सिमम के लिए हो गया और मिनिमम के लिए यहीं पे हम लोग माइनस यूज करते हैं, यानी ये मैक्सिमम ये एरर का रेंज बताता है। तो ये लिखने का एक प्रॉपर तरीका हुआ कि 1.47 प्लस माइनस 0.29 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट एरर एनालिसिस के बाद इस प्रकार से इसको नोट किया जाता है। तो आई होप ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसमें चूँकि इसके फार्मूला थोड़ा जटिल है इसलिए वीडियो लंबा हो गया। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो उसको रिवाइंड करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये एरर एनालिसिस था मैक्सवेल नीडल एक्सपेरिमेंट का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।